हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम भारत के संविधान का भाग 12 वित्त संपत्ति संविदा और वाद से संबंधित प्रावधान देखने वाले हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर करिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 264। तो आर्टिकल 264 इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, जिसमें सिर्फ यही बताया है कि जो वित्त आयोग है वो डिफाइन जो गठित किया गया है 280 के अंतर्गत, उसके अधीन जो बताया है वो वित्त आयोग है। आर्टिकल 265 विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना। तो कोई भी कर को लागू करना या उसका संग्रहण करना है सिवाय कानून के द्वारा ही, मतलब सिर्फ कानून बनाकर ही विधि के प्राधिकार से मतलब कानून के द्वारा आप कानून बनाएगा, पार्लियामेंट या जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो कानून बनाएंगे, तभी करों को लागू और संग्रहित किया जा सकता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 266 भारत और राज्यों की संचित निधि और उनके लोकलेखे। तो पहला जो संघ का संचित कोष होगा, जो कंसोलिडेटेड ऑफ फंड होगा, वो भारत सरकार द्वारा प्राप्त जितने भी सभी राजस्व होंगे, जितने भी टैक्सेस होंगे, ऋण जो द्वारा उठाए गए सभी धन जो है और जो ऋणों की वसूली से जो धन प्राप्त हुआ है वो सब भारत के संचित कोष कहलाएंगे। तो जितना भी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट को जो भी कलेक्शन होगा रेवेन्यू के रूप में, ऋण जो दिए हैं उससे रिलेटेड जो धन आएगा, और जो भी ऋणों की वसूली हुई उससे प्राप्त जो भी धन है वो सब संचित कोषों में जाएगा। मतलब जो पेमेंट किया है और जो लिया है। राज्यों का संचित कोष, तो सेम राज्यों का संचित कोष में राज्य से संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, ऋणों द्वारा जो भी धन दिए गए हैं, ऋणों की वसूली से प्राप्त सभी धन, तो ये राज्य का संचित कोष कहलाएंगे। और जो अन्य सार्वजनिक धन होंगे, भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा जो भी प्राप्त अन्य सार्वजनिक धन जो भी होगा, भारत के सार्वजनिक लेखा या राज्य के सार्वजनिक लेखा में जमा किया जाएगा। और जो कोष के व्यय है, मतलब भारत के संचित कोष या राज्य के संचित कोष से धन निकालना केवल कानून के अनुसार और इस संविधान में प्रदान किए गए तरीके से ही किया जाएगा। तो मतलब जो भी खर्चा होगा गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो जो संचित कोष से जो भी पैसा उन्हें निकालना है तो वो एक कानून के द्वारा ही, मतलब एक बिल बनाकर वो उसकी प्रोसीजर जो दी गई है उसके अकॉर्डिंग ही निकाला जाएगा। तो आर्टिकल 266 इस बारे में बताता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 267 आकस्मिकता निधि जो है। तो भारत की जो आकस्मिकता कोष जो होगा उसमें संसद कानून द्वारा ये स्थापित कर सकती है ऐसे कोष को, और इसमें जो भी अप्रत्याशित व्यय होंगे उनको पूरा करने के लिए राष्ट्र जो भी है वो राष्ट्रपति के अधीन ये निकाला जा सकता है। तो जो भी अर्जेंसी में आकस्मिकता के तौर पे एक निधि की स्थापना की जाएगी, जहाँ पे अग्रदाय के स्वरूप में, मतलब जो एडवांस में कभी अर्जेंसी है, जो अप्रत्याशित व्यय है, ये सब जो है इसके लिए एक निधि बनाई जाएगी जिसे भारत की आकस्मिकता निधि के नाम से जाना जाएगा। और ये जो भी निधि होगी वो राष्ट्रपति के व्यवधान रखी जाएगी, मतलब उनके अधीन होगी ये जो भी राशि निकालनी है। और सेम स्टेट के लिए भी यही होगा कि अग्रदायक स्वरूप की जो भी राशि जो अप्रत्याशित व्यय है उनको पूरा करने के लिए एक निधि की स्थापना करेगी जो राज्य की आकस्मिकता निधि कहलाएगी, और ये राज्यपाल के व्यवधान रखी जाएगी। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 268 संघ द्वारा उद्ग्रहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क। तो यहाँ पर जो स्टैम्प ड्यूटी से रिलेटेड जो दिया है, तो वहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी से रिलेटेड जो भी संघ सूची में वर्णित कुछ स्टैम्प ड्यूटी है जो भारत सरकार द्वारा लगाई जाती है ना, लेकिन वो राज्यों द्वारा संग्रहित की जाएगी। और राज्यों को आय होगी तो ऐसे किसी भी वित्तीय वर्ष में एकत्रित होने वाली इन ड्यूटियों की आय, जो भी ड्यूटी एकत्रित होती है उसकी आय भारत के संचित कोष का हिस्सा नहीं होगी, बल्कि वो क्या होगी, राज्य को सौंप दी जाएगी। तो यहाँ पे कुछ आइटम ऐसी हैं जिसमें बोला गया है कि संघ द्वारा उसको कर्तव्य लगाने का, लेकिन संग्रहित और व्यय कौन करेगा, राज्य द्वारा किया जाएगा।
नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 269, संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर। तो जो विक्रय या माल की कंसाइनमेंट पर कर लगते हैं, जैसे माल की बिक्री या खरीदी या माल की कंसाइनमेंट पर जो भी टैक्स भारत सरकार द्वारा लगाए जाते हैं और संग्रहित किए जाते हैं, तो वो राज्यों को सौंपे जाएंगे। और जो इन करों की जो शुद्ध आय होगी वो भारत के संचित कोष का जो हिस्सा नहीं बनेगी, लेकिन राज्यों को वितरित की जाएगी। और संसद व्यापार और वाणिज्य के दौरान बिक्री, खरीद या कंसाइनमेंट के समय के निर्धारण के सिद्धांतों को कानून द्वारा भी निर्धारित कर सकती है। तो ये आर्टिकल 269 में दिया गया है। नेक्स्ट है अंतरराज्य व्यापार या वाणिज्य में माल और सेवा कर का उद्ग्रहण और संग्रहण। तो आर्टिकल 269A, तो 269 ये बोल रहा है कि जो भी जीएसटी, मतलब जो भी माल और सेवाओं पर जीएसटी लगेगा, जो अंतरराज्य व्यापार है ना, दो राज्यों के बीच का जो व्यापार है और वाणिज्य है, तो वहां पर जो भी माल और सेवाओं पर जो जीएसटी लगाया जाएगा, तो वो भारत सरकार द्वारा लगाया और संग्रहित किया जाएगा, लेकिन इसे संघ और राज्य के बीच में विभाजित किया जाएगा। और जो भी इससे जो भी इस कर से जो भी राज्य आय होगी वो राज्यों को सौंप दी जाएगी, और ये भारत के संचित कोष का हिस्सा नहीं बनेंगे। ठीक है। और यदि संघ का जीएसटी कर राज्य द्वारा लगाए गए कर के भुगतान के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये भारत के संचित कोष का हिस्सा नहीं बनेगा। और संसद आपूर्ति के स्थान पर व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल और सेवाओं की आपूर्ति के सिद्धांतों के लिए कानून बना सकती है। तो 269 इस बारे में बात करता है। आर्टिकल 270, उद्ग्रहित कर और उनका संघ तथा राज्यों के बीच वितरण। मतलब ये संघ और राज्यों के बीच विभाजित टैक्स है। तो संघ सूची में कर, जो भी संघ सूची में जो भी वर्णित सभी कर और शुल्क होंगे, एक्सेप्ट जो आर्टिकल 268, 269 और 269A के तहत इनको छोड़कर, भारत सरकार द्वारा जो भी है ना, भारत सरकार द्वारा लगाया जाएगा, संग्रहित किया जाएगा और संघ और राज्यों के बीच में विभाजित किए जाएंगे। और संघ और राज्यों के बीच विभाजन के जो भी प्रतिशत होगा को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निर्धारित किया जाएगा। और जो वित्त आयोग जो गठित हो जाता है एक बार, तो फिर वित्त आयोग इसकी सिफारिशों के मतलब सिफारिशों द्वारा किया जाएगा ये। नेक्स्ट आर्टिकल 271, तो ये कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजन के लिए अभिभार, मतलब संघ के लिए उपकर है। तो आर्टिकल 269 और 270 में जो कर है, वर्णित कर है और शुल्क है, तो ये जो उपकर लगाने का अधिकार संसद को है, और उसका पूरा राजस्व भारत के संचित कोष को में ही जाता है ना, उसका भाग बनेगा, ये संचित कोष का भाग बनता है। अब आर्टिकल 273, तो जूट और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान। तो यहाँ पर है जो असम, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों को जूट और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के बदले अनुदान दिया जाएगा, है ना। और अनुदान की अवधि जो होगी, यह अनुदान तब तक जारी रहेगा जब तक कि जूट या जूट उत्पादों पर निर्यात कर लगाया जाता है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम पर्पज से। अब नेक्स्ट है आर्टिकल 274, ऐसा कराधान जिनमें राज्य हितबद्ध है, प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा की जाएगी। ठीक है, मतलब जहाँ राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा पर कर आवश्यक है। तो जैसे कोई भी विधेयक या जो भी कोई संशोधन लाया जा रहा है, तो संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत करेंगे या फिर करने से पहले या ट्रांसफर करने से पहले राष्ट्रपति की अनुशंसा होगी। किन मैटर में? अगर ऐसा मैटर है जो राज्य के हित में किसी कर या शुल्क को बढ़ाता है या बदलता है ना, कृषि आय की परिभाषा को बदलता है ना, और ऐसे सिद्धांतों को प्रभावित करता है जिनके आधार पर राज्यों को वितरित किया जाने वाला धन निर्धारित होता है।
संघ के उद्देश्यों के लिए किसी भी उपकर को बढ़ाता है। तो ऐसे जितने भी मैटर्स है उससे रिलेटेड अगर कोई बिल है या कोई अमेंडमेंट लाया जाता है तो संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत करने से पहले या ट्रांसफर करने से पहले राष्ट्रपति की अनुशंसा आवश्यक होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो सेकेंड क्लॉज है उसमें जो दिया है कि राज्य के लिए हितबद्ध है, राज्य के हितबद्ध में हो, तो उससे उससे आशय क्या है कि ऐसा कर या शुल्क जिसका संपूर्ण या मतलब पूरा भाग या उसका कोई आंशिक आय जो है किसी राज्य को सौंपी जाती हो, या फिर ऐसा कोई टैक्स या शुल्क है जिसके संदर्भ में जो कंसोलिडेटेड हमारा जो फंड है ना, जो राज्य के धनराशि जिसमें निधि मतलब उस कंसोलिडेटेड फंड से किसी राज्य को धनराशि भुगतान की जाती है। तो ऐसे कोई अगर शुल्क राज्य के हित में कर या शुल्क का अर्थ इन चीजों से लगाया जाता है। नेक्स्ट है 275, कुछ राज्यों को संघ से अनुदान, तो कुछ राज्यों को संघ द्वारा अनुदान दिया जाता है। तो जहाँ पर संसद क्या है कि कुछ जब जो अमाउंट डिसाइड करती है तो उसे संचित निधि से निकालने के लिए विधि के माध्यम से ही निकालती है ना, कानून के माध्यम से ही जो निर्धारित की जाती है राशि उसको हर वर्ष क्या करेगी, कंसोलिडेटेड फंड से निकालेगी और उन राज्यों को जो जिनकी राज्यों की राजस्व की सहायता के लिए अनुदान के रूप में दिए देगी, जहाँ पर संसद पहले से मतलब उन्होंने ऐसा एक सहायता के लिए आवश्यक मानती है। संसद सहायता के लिए जो आवश्यक मान रही है अमाउंट को, वो अनुदान के रूप में कंसोलिडेटेड फंड से निकालेगी कानून के माध्यम से और राज्य के सहायता के लिए, राजस्व की सहायता के लिए उसे दे देगी। जैसे राज्य में अनुसूचित जनजातियों की भलाई के उद्देश्य से या राज्य के जो शेष क्षेत्र जहाँ पे प्रशासन स्तर के जो अनुसूचित क्षेत्र के जो अनुसूचित क्षेत्र है उनके प्रशासन के उद्देश्य को, उसको स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से कोई विकास योजना लेकर आ रहे हैं, तो वहाँ पूंजी और आवर्ती राशि या क्या आवश्यक है तो वहां पर राज्य को अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी। और यहाँ असम के राज्य के लिए भी मतलब राजस्व मतलब वहां पर भी अनुदान के लिए कुछ राशि प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट आर्टिकल है 276, वृत्तियों, व्यापारियों, आजीविका और नियोजन पर कर। तो यहाँ पे जो भी मतलब राज्य की विधायिका जो है वो कानून बनाती है कि जो राज्य, नगर पालिका, जिला बोर्ड, स्थानीय बोर्ड या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के लाभ के लिए है ना, अगर कोई प्रोफेशन, पेशा, व्यापार या नौकरियों पे कोई टैक्स लगाया जाता है तो वो अवैध नहीं माना जाएगा, है ना। आर्टिकल 246 में जो भी बोला है उसके बावजूद अगर ये टैक्स ऐसा लगाया जाता है इन प्राधिकरणों के लाभ के लिए तो वो अवैध नहीं होगा। और किसी व्यक्ति पे राज्य या कोई नगर पालिका, जिला बोर्ड, स्थानीय बोर्ड या अन्य कोई स्थानीय प्राधिकरण है को जो टैक्स लगाया जाएगा, जो पेशा, व्यापार या नौकरी पे जो भी टैक्स होगा करों के रूप में जो देय कुल राशि होगी वो 2500 2500 रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी। और जो राज्य विधायिका का कर के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है वो आयकर कानून बनाने के संसद के अधिकार को किसी भी तरह से सीमित नहीं करेगा। तो आर्टिकल 276 इस बारे में बात करता है, जो टैक्स लगाया जाएगा वो अवैध नहीं होगा, लगा सकती है विधायिका। और आर्टिकल 277 व्यावृत्ति मतलब बचाव, तो किसी भी राज्य की सरकार या नगर पालिका या अन्य स्थानीय प्राधिकरण जो भी है ना, निकाय है, तो उनके द्वारा कानूनन जो वसूल किए जा रहे हैं टैक्स, शुल्क या सेज वगैरह उपकर जो है या फीस जो संविधान के लागू होने से पूर्व जारी थे, भले ही वो संघ सूची में उल्लेखित हो, जब तक संसद द्वारा कानून उसके विपरीत प्रावधान नहीं किया जाता वो जारी रहेंगे। मतलब अगर कानून संसद कानून नहीं बना देती इसके विपरीत में, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के पहले ये लगाए जा रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है तो वो जारी रहेंगे, उन्हें हटाया नहीं जाएगा। फिर आर्टिकल 279 शुद्ध आगम आदि की गणना,
तो यहाँ पर कि नेट इनकम कैसे कैलकुलेट होगी उसके बारे में बताया गया है। तो जो भी शुद्ध आय का अर्थ होगा कि टैक्स या शुल्क जो आय के संग्रहण की लागत घटाकर प्राप्त की जाती है, इसमें शुद्ध आय वो होगी। इसमें से टैक्स और शुल्क को माइनस करके बताया जाएगा। और ये जो है नियंत्रक और महालेख परीक्षक द्वारा सत्यापित की जाएगी और प्रमाण अंतिम होगा उनका। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।